नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई ट्रिक लेकर, जिसके आधार पर हम यह जानेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। 2 अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, और 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन माना जाता है। ये हमारे मूल वर्ण होते हैं। अब यदि हम उच्चारण स्थान की बात करें तो हमारे मुख के उच्चारण स्थान जो हैं वो माने जाते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और दंतोष्ठ। इनके आधार पर हम वर्णों को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आइए समझते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये 2 पंक्तियां याद करनी हैं। कमल ताल में दौड़ो, कमल ताल को दौड़ो। जब आप इन 2 पंक्तियों को समझ लेंगे और इसमें ये जान लेंगे कि इनके आधार पर हम किस प्रकार सभी स्थानों को समझेंगे और उसके में व्यंजनों की और स्वरों को विभाजित करेंगे, तो आपको ये उपविषय बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। अब हमारा पहला शब्द जो है पंक्ति का, वो है कमल। इसका पहला वर्ण है क। सभी शब्दों का हमने पहला वर्ण ही पकड़ना है और उसी के आधार पर हम उच्चारण स्थानों को जानेंगे। पहला है कमल का क, तो उससे हमारा कौन सा स्थान बन गया? कंठ। दूसरा है ताल का त, तो इससे हमारा कौन सा स्थान बन गया? तालु। तीसरा में यानी म, तो मां से कौन सा स्थान बना हमारा? मूर्धा। चौथा दा से कौन सा स्थान बन गया? दंत। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अब हमें अड़ा को नहीं लेना है, अब हमें ओ की मात्रा को लेना है। तो यहाँ से हमारा कौन सा स्थान बन गया? ओष्ठ। ठीक है, ये तो हुए वो स्थान जो उन वर्णों के आधार पर जो एक ही जगह से बोले जाते हैं। कुछ वर्ण ऐसे भी तो होते हैं जो 2 स्थानों से बोले जाते हैं, तो उनको कैसे जानेंगे? उसके लिए आएंगे हम अगली लाइन में। कमल ताल को दौड़ो। अब इसमें हम लेंगे पहले 2 शब्दों का पहला वर्ण, यानी क और त। इनको मिलाकर क्या बन गया? देखिए क्या बन गया था? कंठ तालु। दूसरा हम लेंगे शब्द को। अब इस को में क भी है और ओ की मात्रा है, यानी हमारा अगला स्थान कौन सा बन गया? कंठ ओष्ठ। और अगला वर्ण कौन सा है हमारा? दौड़ो, यानी द और ओ की मात्रा, जैसे हमने ऊपर भी लिया था। तो ये हमारा कौन सा स्थान बन गया? दंत ओष्ठ। अभी 9वें को छोड़ देते हैं, इसको मैं आपको अंत में बताऊंगी कि ये कौन सा स्थान है। तो आइए अब हम विभाजन करना शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजनों का जो विभाजन है वो बहुत ही आसान है। कंठ स्थान में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? क वर्ग के सभी व्यंजन, यानी कि कवर्ग, जिसमें कौन कौन से व्यंजन हैं? क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, इसके अलावा अभी यहीं चलते हैं कवर्ग में। अगला स्थान है हमारा तालु, यानी, और हमारा अगला वर्ग कौन सा है? च वर्ग। तो यहाँ तालु में हमारा कौन सा वर्ग आएगा? च वर्ग। इसी प्रकार हम नीचे चलेंगे, आगे आएगा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, यानी अगर हम अपनी टेबल में से इतने वर्णों को काट दें तो ये हमारे सभी वर्ण जो हैं ये
स्थान के आधार पर हमने लिख लिए हैं। अब रह गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों को लिखने का एक ही तरीका है, उसके लिए आप ध्यान में यहाँ रखिए कि क वर्ग में कोई भी अंतस्थ व्यंजन नहीं होता, उनको हमने यहाँ से लिखना शुरू करना है। यानी कि च वर्ग में के आगे आएगा, इसको सीधा सीधा लिखना है य, र, ल, और अंत में जो व वर्ण है वो कहाँ आएगा? दंतोष्ठ में। ये हमें याद रखना है। ये एक अकेला ऐसा वर्ण है जो 2 जगहों से बोला जाता है। ठीक है, यानी अब हमारे ये भी वर्ण जो हैं ये पूरे हो गए। अब कौन से रह गए हमारे? स्पर्श व्यंजन, या जिनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये हैं हमारे श, श, स और ह। इनको जब हमें लिखना है, हमें पहले 3 ऊष्म व्यंजन लिखकर आखिरी वाला ऊष्म व्यंजन हमें सबसे ऊपर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे जो वर्ण हैं ये कट गए। अब हम आते हैं स्वरों पर। स्वर आएंगे हमारे, उनको हमें कैसे लिखना है? पहले 2 स्वर हैं अ और आ, तो वो आएंगे हमारे कंठ में, अ, आ। अगले 2 आएंगे तालु में, सीधा सीधा इनको हमें लिखते जाना है। मूर्धा में आएंगे हमारे, मूर्धा में हमारा आता है सिर्फ री। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, माँ में भी ऊ की मात्रा है, ऊपर र है, और जहाँ पर री में भी क्या है? पीछे र है। अगला हो गया हमारा दंत। दांतों से हम कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं करते। अब आते हैं ओष्ठ पर। ओष्ठ देख सुनकर ही पता चल रहा है। यहाँ पर कौन से वर्ण आएंगे हमारे? उ और बड़ा उ। उसके बाद हमारा कौन सा स्थान है? कंठ तालु। यहाँ पर आगे क्या आएगा? ए और ए। और कंठ ओष्ठ में क्या आएगा? ओ तथा औ। यानी कि हमारे ये वाले जो सभी स्वर थे ये भी कट गए। अब क्या रह गया? अनुस्वार और विसर्ग। इनको याद करना बहुत आसान है। अनुस्वार जो है वो सदैव कंठ से बोला जाता है, तो यानी वो किस में आएगा? क वर्ग के साथ वाले व्यंजन में। अब हमारे सिर्फ 2 वर्ण रह गए जो अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनमें विसर्ग जो है वो आएगा हमारा क वर्ण के साथ। अब मैं जो आपको अपना 9वां वर्ण बताने लगी थी, 9वां स्थान बताने लगी थी, उसके बारे में बात करते हैं। वो होता है हमारा नासिका, यानी नाक से बोले जाने वाले व्यंजन। इसमें अनुस्वार तो आएगा, जो हमारा एक वर्ण जो था वो बच गया था। इसके अलावा क्या आएंगे? सभी वर्गों के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सभी वर्गों का जो आखिरी व्यंजन है वो इसमें आएगा। तो इसको याद रखना तो वैसे ही बहुत आसान है, क्योंकि ये पंचम वर्ण है, तो इसका स्थान कहाँ पर होगा? नासिका द्वारा। अब ये हमने जितने भी स्थान बनाए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, इनको हम वर्ण का प्रकार कैसे मानेंगे? कंठ से क्या बनेगा? कंठ्य। तालु से तालव्य। मूर्धा से मूर्धन्य। दंत से दंत्य। ओष्ठ से
ओष्ठ्य, ये याद करना तो बहुत आसान है। कंठ तालु से, कंठ तालु ही रहेगा। कंठोष्ठ से, कंठोष्ठ्य। और दंतोष्ठ से दंतोष्ठ्य। नासिका से नासिक्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस विधि द्वारा इन वर्णों का जो विभाजन है ये समझ में आया होगा। आप ये वीडियो को सेव कर लीजिए और जब भी आपको इस उपविषय के बारे में समझना हो या कोई भी शंका हो, इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपके काफ़ी सारे मुश्किलों का निवारण हो जाएगा। धन्यवाद।